Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरे से स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। मुझे तो यकीन है क्योंकि वीकेंड वैसे था, बड़ा मज़े का था। एक तरफ हम देखते हैं कि मौसम की जो सूरत हाल है, लेकिन वैसे दीगर एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें सिर्फ एक रैली के अलावा बाकी हमें उस किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पर ना देखने को मिली। लेकिन बहरहाल लाहौर की क्या सिचुएशन है वो तो हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, मौसम की सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि हम मौसम को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खौफ भी है क्योंकि मई का महीना है। लेकिन मई के महीने में कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। सवात के कुछ विजुअल्स कल आपने भी ग्रुप में शेयर किए थे। यकीनन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं वही शेयर करना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस से कि आपको पता है बेमौसमी जिसे कहते हैं यालाबारी वहाँ पर हुई। हमने देखा कि बर्फ़बारी के मनाज़िर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहे। हाँ, अलबत्ता लाहौर और इस्लामाबाद का जो मौसम है उसको लेके हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी बाज़ुकात हम खुश भी होते हैं, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि मई में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना कि इस तरह का मौसम हो जाए। ऑल दो यहाँ इन इलाकों के अलावा बल्कि मुल्क भर में जहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है वहाँ मई के महीने में मौसम अच्छा हो गया है। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा लाइव हम इसको समझ सकते हैं कि हमें जो नज़र आ रहा है एग्जाम्पल जहाँ सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन जो सवात के मनाजिर है हरमीत जी, आपको पता है वहाँ पर जो सूरत हाल है वहाँ से नुकसान ज़्यादा और मौसम को एंजॉय करने वाले लोग कम हैं। बर्फबारी जो बेमौसमी वहाँ पे मई के महीने में हुई है, ऐसी बात जानवर है। जो है बल्कि आपने सवात की बात की, कल मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था तो अपनी बहन से, तो उसने मुझे कहा कि हमें तो अभी तक हमने जो सर्दियों के कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी तक उसी का इस्तेमाल उसी तरह है, और अभी पंखा तो हमने देखा नहीं है लगाना। और ऊपर से जो रज़ाई है, रज़ाई ओढ़ के ही और हीटर जो है, इवन एबटाबाद की मैं बात करूं तो वहाँ पे भी जब मेरा रब्ता अपनी एक और बहन के साथ हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि हरमीत अभी तक हीटर जो है वो लगा हुआ है और हीटर के सामने हम बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हैरानी की बात इसलिए कि आप ये जो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं ये मटिलतान का इलाका है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और इस इलाके के हवाले से मैं अक्सर बात करते रहता हूँ कि यहाँ पे बड़े खूबसूरत किस्म के जंगलात हैं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि मई का महीना है और फिर हम जिस तरह ये जो विजुअल अभी है ये बाजवड़ का इलाका है, तो बाजवड़ के इलाके में बहुत ज़्यादा मवेशियों को नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि फसलें जो हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। गंदम की फसलें जो कुछ पकी थी और कुछ इलाकों में थोड़े से टाइम लगता है गंदम की फसल को, कुछ ठंडे इलाकों में थोड़ा सा टाइम। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तो ये गंदम तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे गंदम थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं ये बारिशें जो रहमत बनती हैं तो कहीं ना कहीं ये जहमत बन के आती है। और अब हम ये जो मनाजिर देख रहे हैं, मुझे अपना बचपना याद आ रहा है सोहा के एक वक्त ऐसा था कि मई का महीना और जून का महीना इंतहाई ठंडा होके गुजरता था हमारे इलाकों में। लेकिन फिर हमने देखा कि अप्रैल जब शुरू होता था तो हल्की हल्की गर्मियां जो हैं वो शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार हम इस्लामाबाद के और लाहौर की अगर आप बात करें, मैं तो इस्लामाबाद की बात करूं तो ये तीसरी रात आप ये कह सकते हैं कि इवन मुझे पंखा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आराम से बड़ा ठंडी हवा चलती और मैं सो जाता हूँ आराम से। लेकिन मैं अगर दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पे लियाफ, जैकेट्स, हीटर अभी तक चले। और आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कुछ बेहतर अलामत नहीं है, और मौसमियाती तग़य्युरात जो हैं, तब्दीलियाँ जो हैं वो इंतहाई हमें एक रेड अलार्म दे रही हैं कि हालात जो हैं किस कदर मुख्तलिफ होते चले जा रहे हैं। और हरमीत, आप ही जिस बात को कोट कर रहे हैं, कई सालों बाद ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात इस वक्त यही कह रहा है कि मौसमियाती तग़य्युराती तब्दीली है जिसकी वजह से हालात ऐसे हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी तो बहनें ऑन एंड ऑफ आपको इस हवाले से इंडिकेट करती रहती हैं कि मौसम कैसा है। कुछ गेस्ट जो है वो गिलगित से आए हुए थे, मेरे घर भी वीकेंड पर काफ़ी मसरूफ़ रहे हम, लेकिन उनका भी कहना यही है कि वहाँ पर इस वक्त हीटर भी चल रहा है, लिहाफ भी ओढ़े हुए हैं, स्वेटर्स भी पहने हुए हैं, शदीद सर्दी भी है, पानी की भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। तो आपको पता है हरमीत जी, हम तो इस हवाले से कह ही रहे हैं कि हाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो गया लाहौर इस्लामाबाद में, लेकिन ये जो नॉर्दर्न एरियाज है जैसे गिलगित हो गया, हुंजा हो गया, सवात की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग खुद भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं।
कि मई का महीना है और बर्फ़बारी, ऑल दो ये मौसम जो है वो अच्छी ही नवीद लेकर आए, हम ये दुआ करते हैं। और जो जानवरों को नुकसान पहुंचा है और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस फसलें तबाह होने की वजह से काफ़ी परेशान हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो हिफाजत फरमाए और मौसम जो है वो हमारी फेवर में ही हो। और ये जो हम जानवरों के मनासिर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अगर वहाँ पर रहने वाले लोगों की बात की जाए हरमीत पाजी, तो पता है वहाँ पर मवेशी ही सारा कुछ होते हैं ना, मतलब आपका कारोबार वो है, आपका रहन सहन, ओढ़ना बिछोना, हर चीज़। जी जी जी, कंटिन्यू करें। हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि यही अब ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के इन्हिसार के बलबूते पर चलती है। और फिर अगर माल मवेशी इस किस्म से हलाकतें हो जाएंगी, और आप देख रहे हैं जो मनाजिर, कुछ और मनाजिर मेरे सामने आए सोशल मीडिया पे, बड़े अफसोसनाक किस्म के थे। और ज़ाहिर बात है, अपने जानवर बड़े प्यार से पाले पोसे होते हैं, कहीं ना कहीं दूध, कहीं ना कहीं उनसे एक तवक्कुआत जो हैं वो लगाई जाती है। और ज़्यादातर हम बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे लोग, चलो हम खाने की बात करते हैं, बहुत सारे डिशेज़ की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में सुहा मैंने खुद ये मनाजिर देखे कि लोग सिर्फ दूध जो बकरी से मिलता है वही दूध का इस्तेमाल उनका खाने का ज़रिया बनता है, कहीं ना कहीं उसी पे गुजारा, रहन सहन का जो तरीक़ाकार है वो उसी तक ही महदूद होता है। फिर ऐसे में एक और चीज़ जो सबसे बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं सवात और मुख्तलिफ ठंडे इलाकों से, आपने देखा कि कोरोना जो है, जब कोरोना आया और कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो अफेक्टेड हुए, तो अब ज़्यादा सर्दी की वजह से उन लोगों की बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मौसम बदलता है तो सांस की बीमारी में जो मुब्तला लोग होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है सर्द मौसम में। तो मेरे ख्याल में ये भी एक इस किस्म की जो चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो भी सामने आ रही जो कुछ अच्छी नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंक्लूड करते हैं इस पूरे डिस्कशन को कि अल्लाह पाक कब्र रहमत ही रखे। ये जहमत जिन लोगों के लिए बन रही है वो इलाके भी महफूज रहें और वो लोग भी और उनके जानवर भी और मालो असबाब भी महफूज रहे। बात करो तो वो भी तकरीबन उससे ज़्यादा है, 1 विकेट ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल बैटिंग लाइन भी उनकी बड़ी कमाल हो गई शहनशाह अफरीदी की। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब मरहला, मुख्तलिफ मराहल जो आ रहे हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ी जो आ रहे हैं, तो मुकाबला बड़ा सख्त हो गया। और हर एक खिलाड़ी की ख्वाहिश है, कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस मुकाबले की दौड़ में वो सबसे आगे निकले। और हरमीत पाजी, आपको पता है इतनी सारी डिस्कशन के बाद अब हम कह सकते हैं कि हमारी इतनी तगोदो कोशिश, इतने हमारे जो एनालिसिस रहे हैं, जो हमने अपने प्रोग्राम में किए या थ्रू आउट क्रिकेट को लेकर किए गए हैं, अब हमारे पास एक कंप्लीट टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा बनता चला जा रहा है। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा खबर देने का मकसद ये था कि इतना वो इमोशनल मूवमेंट था ना जब पीसीबी ने वो वीडियो शेयर की। और जनाब वो डेब्यू वीडियो थी 2015 की, ज्यादा दूर की बात नहीं मैं कर रही, 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 2015 का वो डेब्यू मैच था जिसमें उन्होंने निस्फ सेंचुरी भी की थी। और बाबर आजम का डेब्यू मैच हो जनाब, और आप निस्फ सेंचुरी कर ले तो वो तो वैसे ही यादगार होता है। लेकिन पीसीबी ने वो वीडियो शेयर की, उसको देख के यकीनन बाबर आजम खुद भी बड़े इमोशनल हुए होंगे, हमें भी बड़ी अच्छी मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज हमने भी रिकॉल की। और अनमीत पाजी, आपको पता है कि उनके फादर के बारे में या उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो लोग उन लोगों में से जिन्होंने जीरो से शुरू किया। बाबर आजम के फादर जो है वो डाई हार्ड फैन थे क्रिकेट के, और वो अपने बेटे को सिखाने के लिए सुबह जाना, शाम को जाना, एक पूरी सक्सेस स्टोरी है, एक पूरी स्ट्रगल है। जब आप ये मोमेंट कैश करते हैं, इस मोमेंट को चैरिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर अब्बा अम्मा, पाकिस्तान, आपके फैंस, सारे क्रिकेट के जो फैंस हैं, शायकीन क्रिकेट, वो काफ़ी खुश हुए उस वीडियो को देख के। मिलियन में फॉलोअर्स और मिलियन में उसको लाइक और कमेंट भी किया गया। सो हमारी तरफ से भी बाबर आजम को कंग्रेचुलेशंस कि आपकी अब वनडे की जो सेंचुरी है वो मुकम्मल होने जा रही है। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से भी आपको बहुत सारी मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो होपफुली कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया होगा इस जंग के लिए जो पूरे हफ्ते आपने लड़नी है, और सियासत में क्या होने जा रहा है और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमारे मॉर्निंग शो में हम आपसे आज शेयर करेंगे वो आपको बताते हैं। टॉप स्टोरीज की बात कर रही हूँ, टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले हम कराची इंतखाबात की बात करेंगे। आपको पता है 14 मई के इंतखाबात जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मई में ही होने हैं, वो तो हमें दूर दूर तक होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके लिए जो यूसीस हैं उस पर काम साम काफ़ी हो रहा है, और उसके इंतखाबात के हवाले से वहाँ पर होने वाले पोलिंग के हवाले से आपको अपडेट करेंगे इसके सेगमेंट में। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी इंडिकेशन दे दी है जनाब कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो आपको पूरी तरीके से पूरी भरपूर ताकत और पावर के साथ सड़कों पर नजर आएगी। इसके अलावा बहुत सारी और भी इस तरह की स्टेटमेंट्स है जो कि ऑन एंड ऑफ हमारे सामने आ रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की एक और अहम समाअत है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कलअदम करार देने के लिए जो उसके खिलाफ दरखास्तें हैं उस पर आज एक और अहम समाअत है, ये भी देखना भी बाकी है। तो ये काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आज के पूरा रन डाउन में हम आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, मौसम इतना अच्छा है और मौसम अब सर्दी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, मिक्स मौसम है, लेकिन सीजनल फूड जो है
भाई उसने तो आना ही है ना, मौसम है उसका। तरबूज की हम बात करें, आजकल तो पिछले पूरे 1-1.5 हफ्ते से मैं रेगुलर तरबूज का ही नाश्ता कर रही हूँ। और अब मेरा फेवरेट, अगर आप आम की बात करें, तरबूज की बात करें, तो 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि जानलेवा होते हैं आपके लिए, खासतौर पर इस मौसम में। क्योंकि सुबह उठ के जो फ्रेशली आप तरबूज खाते हैं वो सारा दिन आपको अच्छा महसूस भी होता है और आप सीजनल फूड को भी इंजॉय करते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप ये अंदाजा लगा लें, मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर की थी कि तरबूज खाने के फायदे इतने ज्यादा हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बीपी आपका हाई हो चुका है, ब्लड प्रेशर, और आपके पास आसपास कुछ नहीं और तरबूज पड़ा है, तो यकीन माने उससे भी नॉर्मल हो सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आपने तो फरमाया कि आम और फिर तरबूज हो, तो ये एक ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो हमें इन 2 फलों का, मुझे तो, मैं अपनी बात करूं तो मुझे आम और तरबूज मेरे फेवरेट में है। और आपने जिस तरह फरमाया कि आपका नाश्ता भी कहीं ना कहीं तरबूज से शुरू होता है, तो ये बड़ी बड़ी बात है कि आपने सब कुछ चेंज कर दिया है। बड़े फायदे। अच्छा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नान चनो से हट के अब तरबूज खाना शुरू हो गई हूँ? बस कर दे, चले जी आगे बढ़ते हैं। आप भी तरबूज खाएं, हर दिन का आगाज करें अच्छे तरीके से। हैव अ गुड डे गाइस, जो भी हमें लोग देख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में, हमने और क्या क्या शेयर करना है आपसे बताती हूँ आपको। अगला सेगमेंट जो हम रखेंगे अपने प्रोग्राम में, आज के दिन की मुनासबत से, आपको पता है हमेशा आपको वेयर करने के लिए हम ढूंढ कर लेके आते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दुनिया में आज के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 12 हमने कोशिश की कि इस प्लेटफॉर्म और फोरम को हरमीत पाजी हम इस्तेमाल करें इस मकसद के लिए कि जिस तरह से वो वालिदैन जो इस परेशानी से दो चार हैं, वो बच्चे जो इस मर्ज में लाहक हैं, उनके लिए या अवेयरनेस के लिए हम हमेशा इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। लेकिन आज तो हम पे फ़र्ज़ था कि आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे इस लिहाज से काम कर रहे हैं, आपको किस तरह से अवेयर किया जा सकता है, आपको किस डायरेक्शन की ज़रूरत है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हमने क्रिकेट का एक कंप्लीट सेगमेंट रखा है। और क्रिकेट के जो आप एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी क्रिकेट के सिर्फ एनालिसिस में और सिर्फ उन पर नज़र रखने में लगा दी है। तो इस तरह के कुछ गेस्ट भी हमारे साथ होंगे और उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और क्रिकेट की वनडे सीरीज़ को लेके और आज की जो सीरीज़ चल रही है, इसके अलावा अपनी रैंकिंग को लेके, जिसको लेके हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि तीसरे नंबर पर हमारी पोजीशन आने जा रही है, तो हम इस पर डिटेल में एक सेगमेंट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ। वी आर डन विद टॉप स्टोरीज, लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द गुड मॉर्निंग। मंडे का डेली डोज जो है उसकी पहली खबर जो है भाई बहुत महंगी है बॉस, बहुत महंगी है। तरबूज की हमने बात कर ली, आम की हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे थे कुछ खाने पीने की ऐसी, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो समर्स में ठंडी ठार आइसक्रीम खाने का बहुत मूड होता है। वैसे वीकेंड में मैंने 2 दफ़ा आइसक्रीम खा ली, सारी डाइट जो है वो उसका खाना पूरा हो गया। लेकिन अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो खैर आइसक्रीम तो पाकिस्तान में अगर आप आइसक्रीम खाने की बात करते हैं तो बड़ा रुझान और बड़े सारे ब्रांड्स अब लॉन्च करती हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने लगी हूँ जिसकी आइसक्रीम, कैन यू इमेजिन, कि पाकिस्तानी 17 लाख रुपए की मिलती है। अब कौन खाएगा, कैसे खाएगा, कहाँ खाएगा? हरमीत पाजी तो शौक में आ गए हैं, हमारी ऑडियंस भी शौक में आ गई होगी। इसमें सोहा, ये तो आप बताएं ना, ऐसा क्या है इसमें? अब देखिए, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 17 लाख रुपए की ये आइसक्रीम, यकीनन का कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इसमें लाजिम है कि इसका जायका बड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन कीमत आप अंदाज़ा लगा लें 17 लाख रुपए, तो भैया बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें है क्या क्या 17 लाख की वर्थ क्यों है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। 17 लाख की वर्थ इसलिए है इसमें कि एक तो ये जो ब्रांड है ये इटली का ब्रांड है, पहली बात ना, मतलब पहली बात तो ये भी शुरू हो जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें इनका नाम दर्ज हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ उसकी कीमत इसलिए इतनी ज़्यादा है कि ये जनाब कहते हैं कि इसमें जो दूध इस्तेमाल होता है, इसमें जो पनीर इस्तेमाल होती है, इसमें सोने की वर्क इस्तेमाल होते हैं, इसमें जो खुश्क मेवाजात इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं इस खबर को पढ़ते हुए सोच रही थी कि हरमीत पाजी, अगर इन सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सक्लूसिव इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बनाया जाए फिर भी 17 लाख बहुत ज़्यादा है। मतलब फिर भी वी कांट डाइजेस्ट, हम इसको आखिर खाना ही है, डाइजेस्ट ही होना है उसके बाद हम क्या करेंगे। लेकिन कीमत जो है जनाब उसकी $6700 है। और $6700 मतलब ये शौक है। तो कल हमने देखा कि वीकेंड पे हमने बरतानिया में भी तकरीब भी देखी, प्रिंस चार्ल्स जो उसकी तकरीब बाकायदा बड़ी रॉयल्टी के साथ हमने तकरीब देखी। उसको तो खैर हमने प्रोग्राम के शुरू में मिस ही कर दिया, वरना हम उसको भी डिस्कस करते हैं। और रॉयल फैमिली जो है, हाँ वो अफोर्ड कर सकती है इसको ना, उनका बनता है कि इस तरह की आइसक्रीम अपने बच्चों को खिला खिला के बड़ा करे। बात आपकी दुरुस्त है सोहा। मुझे ये खबर पढ़ते हुए, यानी आपने जब बताई हमें, तो मुझे सिंगापुर का एक वाक़या याद आ गया। अच्छा। कि हिंदुस्तान से हमारे कुछ गेस्ट आए थे और हम सिंगापुर की तरफ गए और वहाँ पे हमें जिस शख्सियत ने इनविटेशन दी थी खाने में, तो बिली में टेबल पर ऐसी स्पून्स थी जो सोने की
बनी थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर लोगों के पास पैसा है और किस कदर लोग जो हैं उसका इस्तेमाल फिर किस तरीके से करते हैं। तो 17 लाख रुपए या 6,700 अगर हम अपने मुल्क के हालात की बात करें या दीगर चीज़ों की बात करें तो यकीनन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन है ये ख़बर। लेकिन हम जब देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शौक़ होता है इस किस्म की चीज़ें खाना और फिर इस चीज़ को, और फिर इसमें अगर आप देखें तो आपने दोस्त फरमाया कि सारी चीज़ें होने के बावजूद 17 लाख रुपए वाकई में बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, फिर कोई ना कोई उसकी तारीख़ी मुनासिबत से वो जाते हैं कि हाँ मैंने ये आइसक्रीम, फिर कहीं ना कहीं बताना भी पड़ता है ना। तो बहरहाल शौक़ है और उसका कोई मोल नहीं। और फिर इस किस्म के रस जो हैं उसकी रसियाँ भी बहुत हैं। बस जनाब आपने चम्मच की बात की तो मैं आपको ये भी ऐड कर देती हूँ इस खबर में कि बेसिकली इसके चम्मच बनाने वाला जो कारीगर है वो सबसे ज़्यादा जापान का ओल्ड, मतलब वो कि नस्ल दर नस्ल जो है ना उनका पूरा ख़ानदान ये चम्मच बनाते हैं। और वहाँ की जो इबादत गाहें और जो मंदिर हैं जापान में जो है उसकी तज़ीन और आइश का एक काम करता है। तो भी उसकी अपनी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जो आपको बॉक्स दिया गया है ब्लैक, बड़ा खूबसूरत सा जो चम्मच है, जो सोने के चम्मच लेके नहीं पैदा हुए वो सोने के चम्मच से चले आप आइसक्रीम ही खा लें। खैर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको सर्टिफाइड कर दिया है। तो ये 17 लाख रुपए की आइसक्रीम कभी मौका मिले और मौके के साथ साथ पैसा मिले तो ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर कोयटा से, और कोयटा से जब खबर आती है तो मैं सोचती हूँ कि हरमीत जी यहाँ पर गए हुए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोर भी किया, तो यकीनन इसके बारे में उनको ज़रूर पता होगा। कोयटा का एक बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग शहरी, मतलब आप देखिए कि झुर्रियाँ हैं मुँह पे और हाथ भी प्रॉपर्ली इस एज में आपकी उस तरह से ताकत नहीं है आपके अंदर, लेकिन ज़ख्मी हाथों के साथ अपने पुख्ता जो उनका पैशन है उसको लेते हुए और इस हौसले के साथ उन्होंने 3 साल में इस पहाड़ को काट कर एक ज़बरदस्त सा जॉगिंग ट्रैक बनाया है। और उन्होंने ये जो है बेड़ा उठाया हरमीत पाजी 3 साल पहले, और अब 3 किलोमीटर से ज़ायद वो ट्रैक जो है बना चुके हैं। आप देखिए कि अगर आपके पास टीम भी ना हो, कारीगर भी ना हो, मजदूर भी ना हो, रोज़ाना 2 बेलचे उठाकर आप निकलें और कहें जी मैंने ये ट्रैक बनाना और बनाता चला जाऊँगा, तो 3 साल बाद 3 मील का ये ट्रैक यस कंप्लीटेड। बड़ी अच्छी खबर है भाई। सोहा आपने दुरुस्त फरमाया। कोयटा की मैं बात करूं, फिर पहाड़ों की बात करूं, वहाँ के वो पथरीली हैं ज़्यादातर। अगर हम अपने इलाकों की बात करें तो वो सॉफ्ट मिट्टी भी है, कहीं ना कहीं प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पौधे भी लगे होते हैं। लेकिन कोयटा के जितने पहाड़ हैं उसमें ज़्यादा आपको पत्थर नजर आएंगे। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसी स्टोरी को अगर आप देखें अप्रिशिएट करना चाहिए वाकई में। और आपको याद होगा, मैं उस फिल्म का अक्सर जिक्र करते रहता हूँ, बिहार से गिलोड़ का एक इलाका है, दशरथ नामी एक शख्स था, दशरथ मांझी, और उसने 22 साल लगाए थे जब उनकी बेगम की डेथ हुई पानी लाते हुए, और हॉस्पिटल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, रास्ता नहीं था। तो उसने ये ठान ली कि मैं रास्ता बनाऊंगा शहर तक पहुंचने के लिए और आसान रास्ता बनाऊंगा। और वो पहाड़ी काट के आगे निकलते हैं और वो पूरी पहाड़ी काटने में तकरीबन 22 साल का अरसा उसके लगा, और फिर उसको हिंदुस्तान के बड़े बड़े अवार्ड भी दिए गए। लेकिन जब भी आपको वक्त मिलता है वो फिल्म ज़रूर देखिएगा, द मांझी द माउंटेन के नाम से, बड़ी मज़े की फिल्म है। लेकिन उस पर फिर हिंदुस्तान के बड़े मारूफ अदाकार आमिर खान साहब ने भी उस इलाके में वो गए, उस शख्सियत के साथ उनके साथ मुलाकात भी हुई और उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। तो ये कोयटा का ये शख्स, इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं उसके साथ मौसलत है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप हिम्मत करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे काम जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा काम है ट्रैक के लिए। और रास्ता बनाना मेरे ख्याल है ये एक सुन्नत भी है, अगर हम इस्लाम की स्टडी करते हैं, दीगर धर्म की करते हैं, तो एक बेहतरीन रास्ता है कि आप लोगों के रास्ते हमवार करते हैं, लोगों के लिए रास्ते बनाते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो इससे और बड़ा खूबसूरत मैसेज क्या हो सकता है। $1 मिलियन बात की आपने, इसी बात से हम अगली खबर पर जाएंगे कि यस ये काम जो है इसका यकीनन इसके पीछे एक नोबल कॉज होगा और इंसानियत की खिदमत, इन इंसानों के लिए रास्ता बनाना तो यकीनन बड़ा अच्छा काम किया और इसका अजर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से इनको ज़रूर मिले। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है ना हरमीत पाजी वो आपके और मेरे बारे में है। अक्सर ऐसा होता है कि जो पीछे हमें IF भी लगी हुई है ना कान में, टेक्निकल एक बात बताती हूँ आपको, हमारे कान में एक IF भी लगी होती है जिससे पूरी टीम हमसे कनेक्ट होती है, हमें कहती है लाइट कैमरा एक्शन जी ऑन है राज, हम बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते चले जाते हैं, फिर पीछे से आवाज़ आती है ब्रेक ले लो। अच्छा अब ये जो एंकर बैठी हुई है ये BBC की एंकर है, अब ये बैठी हुई और बैठकर इसने कहा कि जी इसको लगा पीछे से उन्होंने इंडिकेशन दे दी कि ब्रेक ले लो, कट हो गया, उसने रिलैक्स होके अपने बाजू ऊपर रखे और ना रिलैक्स हो गई स्क्रीन पे, एकदम से याद आया, उन्होंने कहा नहीं 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 अभी तो कैमरा कट है, आप तो ऑन एयर है।
तो ये जो एक सीन क्रिएट हुआ है ना इसका, मतलब उसके चेहरे की जो हैरानगी है, ये खबर देने का मकसद ये है कि वो बेटी खबरें दे रही है, कट हो गया, उसको लगा कि कट हो गया तो वो रिलैक्स हो गई कि अब तो मैं ऑन एयर नहीं हूँ, लेकिन जनाब उस वक्त वो ऑन एयर थी। सोहा, इसी के साथ रिलेटेड मैं अपना वाकया बता देता हूँ। अब नया नया पब्लिक न्यूज आ रहा था और मुझे पहली बार 9 बजे का बुलेटिन मिला। अच्छा। और फौद खुर्शीद साहब उस वक्त हमारे डायरेक्टर न्यूज थे मरहूम, तो जैसे खबरें मैंने पढ़ी पहली दफा ऑन एयर होना, और आपके लिए बहुत सारी चीजें, एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं आपको लगता सारी चीजों की समझ भी नहीं होती। और जैसे न्यूज मैंने खत्म की तो मैंने भैया भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, और ये मुझे नहीं पता था वो ऑन एयर चला आ गया। जैसे मैं स्टूडियो से बाहर निकला तो पहले तो सबने तालियां बजाई, लेकिन फिर फवाद साहब ने कहा पाजी ख्याल रखा करो थोड़ा सा। सो ये चीजें आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें होती रहती हैं, और हमारे साथ बहुत सारे न्यूज़ कास्टर के साथ, बहुत सारे एंकरों के साथ ये मामला होते रहे। लेकिन ये आप ये देखें, ये वीडियो भी बड़ी मुनफरिद है, BBC का एक बहुत बड़ा इदारा है, और उसमें से आप देखें कि खातून बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है कि भैया अब तो मैं ऑन एयर हूँ नहीं, और फिर एकदम कट होता है और पीछे से आवाज़ आती, नहीं भैया आप ऑन एयर है, सीधे होके बैठ जाओ। अच्छा, वो ना काफ़ी शर्मिंदगी का इजहार भी कर रही हैं, कभी नीचे देखना शुरू कर देती हैं, कभी रिलैक्स हो जाती हैं, बाजू को सर पे रखा उसके बाद नीचे कर लिया कि नहीं नहीं ओ शिट मैं तो ऑन एयर हूँ। अच्छा, आपको पता है ये हैपनिंग ना मैं समझती हूँ, बल्कि हम आपको पता है अक्सर कहते भी है कि लाइफ का हुस्न होता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाइफ में मेरी छींक, मतलब छींक को तो आप रोक ही नहीं सकते ना, जमाई और छींक दो ऐसी चीज़ें हैं कि रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। छींक भी मारते हैं और बाजू का तहसीनो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको लगता है कि आप ऑन एयर नहीं है लेकिन आप ऑन एयर होते हैं। तो लाइफ में ये सारी हैपनिंग्स होती रहती है। और अमित जी आपको पता है कि लाइफ करना इज समथिंग लाइक, चलिए हमें मौका मिला तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर ही लेते हैं कि लाइफ करना इज लाइक समथिंग जो हमारा क्रेडिट है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग शोज करते हैं, रिकॉर्डिंग में आपके पास मार्जिन होता है कि चलो आपने एक फंबल किया तो दोबारा कर लिया, उसको दोबारा रिकॉर्ड कर लिया, ब्रेक गलत ले ली, कुछ गलत बोल लिया, उसको आपके पास ये वैक्यूम होता है कि आप चलो उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। लाइफ में जनाब ये बोला ये गया टक करके ऑडियंस तक पहुंच गया, ये गलतियों का कोई चांस नहीं होता है। तो ये जो बेसिकली है ना ये लाइफ का हुस्न होता है, और ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें इस तरह की लगती हैं। ऑन एंड ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस तरह की वीडियोस आती रहती थी, लेकिन ये BBC की वीडियो काफ़ी अर्से बाद आई है जो कि एंकर्स को लेके है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मिलियन में इसके व्यूज़ हैं, आप भी देखिएगा। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको हमने, अच्छा आज की खबरें जो है ना काफ़ी महंगी हैं, तो इतनी महंगी खबरें जो है ना अफोर्ड नहीं करते, हम एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने नाश्ते की बात की, बिकॉज मॉर्निंग शो में हम नाश्ते की बात ही करेंगे, लेकिन नाश्ता हो तरबूज़ का, और तरबूज़ और बड़ा सीजनल फूड, और दरियाए चनाब के किनारे भी अगर बात करें तो तरबूज़ कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस तरह के होते हैं, बस वीडियो देख के वापस आए फिर डिस्कशन करते हैं। हैव अ लुक। मौसम गर्मा ने जैसे ही अपना रंग दिखाया तो दरियाए चनाब चनेउट की रेतली जरखी पर काश्त किया जाने वाला तरबूज भी मार्केट में जलवागर हो गया, और मौसम गर्मा के सेहत अफजा फल को मुल्क के कोने कोने में लगे खूबसूरत स्टॉल पर सजाया गया, जहां से खरीदार इसे खरीद कर बड़े शौक से खाते हैं। गर्मी की शिद्दत के साथ ही तरबूज की मांग में 4 गुना इजाफा हो जाता है। छोटे बड़े सब तरबूज को बड़े शौक से पसंद करते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि गर्मियों में तरबूज ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ये जिस्म में पानी और खून की कमी को न सिर्फ पूरा करता है बल्कि गुर्दों, मैदे के पेचीदा अमराज के लिए भी बेहद मुफीद है। तरबूज गर्मियों का एक बहुत शानदार फल है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तरबूज में 90% प्लस पानी होता है जो मैदा, जिगर और गुर्दों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। और तरबूज के लोग बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका शेक बना के भी यूज़ करते हैं, इसको वैसे भी यूज़ करते हैं, और गर्मियों में ये प्यास की शिद्दत को कम करता है। दरियाई चनाब चनेउट के किनारे बड़े पैमाने पर काश्त होने वाले दरियाई तरबूज को अगर ठंडा करके खाया जाए तो इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाता है, जो गर्मी का तोड़ होने के साथ साथ सेहत के लिए बेहद मुफीद है। कैमरा टीम के हमरा आमिर सदीकी, पब्लिक न्यूज़। अच्छा अमित जी, एक लंबा एक्सपीरियंस चाहिए ये डायग्नोस करने के लिए कि अगर आपने तरबूज लेना तो वो लाल है कि नहीं है। आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से? सारी बात है, तजुर्बा अगर आप नहीं रखते लेकिन आप जहाँ से ख़रीद रहे हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल फ़ायदे इसके बड़े ज़्यादा हैं। और अगर बात की जाए जूस के हवाले से सोहा, तो इसका जूस बड़े मज़े का होता है। वैसे मैंने पहले भी आपको ये टिप्स बताया था, अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर उसमें
जब इसका जूस निकालते हैं तो उसमें हल्का सा जो है लेमन और उसके साथ साथ पुदीना जो है वो मिक्स कीजिएगा, बड़ा मज़े का होता है। वैसे सुबह के टाइम तो आपने जिस तरह नाश्ते का आगाज़ किया है, मेरे ख्याल में इस जूस का भी अगर आप आगाज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में जो बातें डॉक्टर साहब थे या जनाब थे उन्होंने की कि जिगर और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम देखते हैं कि गर्मियों के हवाले से जो फलों की बात की जाए, हर मौसम के हवाले से जो फल आते हैं तो उसके मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं। लेकिन तरबूज एक ऐसा है कि आप जब भी खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक लाइट सा भी है और पानी इसमें ज़्यादा है। उमूमन हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं रात के वक्त, शाम के वक्त या दोपहर के वक्त ज़्यादातर जो है इसको ठंडा करके, ख़ासकर दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। हम देखते हैं घरों में भी और आसपास अगर आप मुख्तलिफ ठंडे दरियाओं का रुख करते हैं तो वहाँ पे भी इसको रख के उसके बाद इसको जब खाया जाता है तो उसका अलग स्वाद है। वैसे अच्छा, मोस्ट ऑफ द ऑल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपकी बॉडी की वाटर डेफिशिएंसी जो है ये उसको बड़ा ख़त्म करता है। और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए आपको पता है, पहले ही आप कोट कर चुकी हैं, और जो अच्छी सी रेसिपी हरमीत पाजी ने आपको बताई है ना, ये अब आप नाश्ते में ट्राई करना शुरू कर दें और सीजन फूड को सीजन में ही खाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक टिप जो मैं आज जाते आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो सिर्फ ये कि कोई भी फल जो है कहा जाता है उसे शाम को 7-8 बजे के बाद, यानी रात के औकात में फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए, ये कहा जाता है। तरबूज को तो खास तौर पे, क्योंकि अगर आप देखें तो इसे हैजा और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हो जाती हैं अगर आप इसके ऊपर से पानी पी लेते हैं। अम्मा घर के बड़े यही कहते हैं। तो खैर प्रिकॉशंस जो है वो भी करनी है अगर आपने सीजनल फूड खाना है तो। एक क्विक ब्रेक लेके वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और बड़ी एक अहम चीज़ पर हमने बात करनी है, चूँकि आज के दिन की मुनासबत से हमेशा हम आपको बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में कौन सा आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज का दिन जो है वो थैलेसीमिया के मरीजों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको अवेयर करने के साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि 2022 के एक सर्वे के मुताबिक सालाना जो है वो 90 लाख लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं जिनका इलाज मुआलजा जारी है। और अगर हम बच्चों की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा टचिंग और सबसे ज़्यादा इस तरह की बात और इस तरह का टॉपिक है, जब भी इस पर बात करते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चे जो थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं उनकी अगर हम तादाद की बात करें तो वो भी तादाद सालाना 5000 बच्चे जो है वो जब पैदाइश होती है तो वो पैदा ही इस मर्ज़ के साथ होते हैं। तो कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं इस पर अगर हम बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले सुंदस फाउंडेशन का नाम आता है, जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए उन तमाम बच्चों और मरीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। एयर वाइस मार्शल आफ्ताब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर है सुंदस फाउंडेशन के और इस्लामाबाद में हरमीत के साथ हैं। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सोहा आपने तो फरमाया कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये रेशो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं कि वो बड़ा एक्टिवली काम करते हैं और उसमें ख़ासकर सुंदस फाउंडेशन की बात करें तो हमारे साथ आफ्ताब हुसैन साहब मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का ये जो दिन है इसको मनाने का मकसद क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे जी हर साल 8 मई को मनाया जाता है और इसका बुनियादी मकसद है कि लोगों में इस बीमारी के मुतल्लिक अवेयरनेस पैदा करना। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, दी पेशेंट्स और फैमिलीज़ दोनों, उनके साथ यकजहती का इजहार करना और जो लोग इसमें मदद कर रहे हैं उनको खराज तहसीन पेश करना। इसी मुनासबत से इस डे का थीम जो है वो आज 2023 का वो है बी अवेयर, शेयर एंड केयर। अवेयरनेस, इनका दर्द शेयर करें और इनकी केयर करें। अच्छा, आपसे और अभी गुफ्तगू सर हो रही थी कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इस पूरे रीजन में हम कौन से नंबर पे आते हैं और ये तादाद बढ़ क्यों रही है, कोई कम होने के बजाय? क्या क्या वजूहात हैं? और फिर उसी साथ ऐड कीजिएगा ये सवाल कि गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि लेजिस्लेशन तो हो जाती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो उस पर क्या करना चाहिए? इस तादाद में जी इजाफ़ा जो अब अनफॉर्चुनेटली अनऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 10 से 12 हज़ार हर साल है। और इस रीजन में जब हम देखते हैं और हम हर चीज़ में जब इंडिया से मुकाबला करते हैं तो थैलेसीमिया में भी हम उनसे बहुत नीचे हैं। इस तरह की उनकी आबादी है 1 अरब और 35 करोड़ और उनका भी 1 लाख के करीब थैलेसीमिया मेजर है और इजाफ़ा 10 से 12 हज़ार पर ईयर है। और हमारा भी 1 लाख थैलेसीमिया मेजर है और हमारा भी इजाफा इतना ही है। इसमें मैं मिसाल देना चाहूँगा, ईरान, टर्की की और कतर की हमारी रीजन में
जिन्होंने लाजमी करार दिया है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होगा तब शादी होगी, और उससे वो आलमोस्ट तीनों कंट्रीज़ थैलेसीमिया फ्री हो गए हैं। आपने जो बात की सरकारी लेवल के ऊपर इसके क्या मसले मसाइल है, तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में मेजर थैलेसीमिया के लिए बहुत कम ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। ज़्यादा तौर पे फाउंडेशंस जैसे कि जिक्र किया गया, सुंदस फाउंडेशन, फातमीद, हुसैनी, खैबर, ये जो अदारे हैं ये आगे बढ़ के आए हैं, और इन्हीं के आने से जो इसकी लाइफ थी पहले 5 साल बच्चों की, अब ये 20 साल के तजावज़ कर गई है। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो ये हैं कि इसका सारा सामान बाहर से इंपोर्ट होता है, और वो दिन ब दिन डॉलर के डिफरेंस और डेल्टा की वजह से महंगा होता जा रहा है, और अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों मसले मसाइल होते हैं पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए। ख़ास तौर पे खून का असूल जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज़ किसी के जिस्म से खून की एक बूंद निकालना आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा हमारे यहाँ स्क्रीन ब्लड अवेलेबल नहीं होता, हम अब ब्लड के कंपोनेंट्स नहीं बनाते। इससे ये होता है कि ब्लड सारा ज़ाया हो जाता है। थैलेसीमिया के बच्चों को सिर्फ रेड सेल लगते हैं, बाकी प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हम सेव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कंपोनेंट्स बनाने पे पैसे लगते हैं और स्क्रीनिंग पे पैसे लगते हैं, तो इन बच्चों में नॉन स्क्रीन ब्लड जाने से थैलेसीमिया तो पहले होता है, उसके साथ साथ इनको एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस और मलेरिया जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हम आपके फाउंडेशन की बात करें, सुंदस फाउंडेशन के हवाले से हम देखते रहते हैं हर साल, और मुख्तलिफ कैंप्स भी आपके देखते रहते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आपके इस्लामाबाद की मैं अगर बात करूं, किन किन शहरों में आपके सेंटर कायम है, और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस वक्त कितने बच्चे जो हैं वो इसमें मुब्तला हैं, और वो आपके सेंटर उनको तमाम तरह सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। और साथ साथ इसी पर भी रोशनी डालिएगा कि ये एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जो एक तो बिरादरियों में कज़न्स मैरिज, एक तो ये वजूहात ज़्यादा हैं, दूसरी क्या वजूहात है कि जिसके बिना पर ये मर्द जो है ये बढ़ रहा है। सुंदस फाउंडेशन के सेंटर्स जी 6 सेंटर्स हैं। पहला सेंटर गुजरावाला में 2 है, एक गुजरावाला में और एक हाफिजाबाद में। गुजरात, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद पिछले 5 साल से ये सेंटर बना है F9 पार्क में। एक सेंटर जो है वो उस शहर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं वहाँ से भी बच्चे आके अपना खून लगवाते हैं। लेजिस्लेशन के मुतालिक जो आपने पिछली दफ़ा बात की थी उसमें आते हैं, तो लेजिस्लेशन इस वक्त टेस्ट शादी से पहले वाला सिंध और KP की असम्बली में तो पास हो चुका है। अच्छा। नेशनल पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में रहता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जी इस लॉ का कोई असर भी हुआ है कि नहीं हुआ, तो पता चला कि जी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम है इस लॉ की। तो मेरी जो गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि जी एक तो अवेयरनेस पैदा करें लोगों के अंदर, चैनल्स पे जाके माहिर जो लोग हैं थैलेसीमिया में इन्वॉल्व हैं उनके इंटरव्यू अगर वीकली नहीं तो फोर्टनाइटली या कम अज़ कम मंथली बेसिस के ऊपर एक आध प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए इस बीमारी के ऊपर। नंबर 2, आप इसको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एक आध चैप्टर रख दें, थैलेसीमिया की बीमारी क्या है, ये कैसे होती है, और इसके होने से उस फैमिली पे और उस पेशेंट पे क्या गुज़रती है। इसके बाद जो है वो लेजिस्लेशन पास हो, लेजिस्लेशन की फिर इम्प्लीमेंटेशन हो। कज़न मैरिजेज़ में मेरे जो तहकीक है उसके मुताबिक 42% थैलेसीमिक जो बच्चे हैं वो बाई वर्चू ऑफ कज़न मैरिजेज़ हैं, और 58 जो हैं वो हैं नॉन कज़न मैरिजेज़, बट वो कैरियर होते हैं डिज़ीज़ के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम फैमिली स्क्रीनिंग नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत अपहिल टास्क है 25 करोड़ आबादी की फैमिली स्क्रीनिंग करना। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि जो हाई प्रिवलेंस एरियाज़ हैं जिसमें कज़न शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो कश्मीर का एरिया है, AJ के सारा, सदर्न पंजाब और KP के। अगर सिर्फ इन इलाकों में अगर हम फैमिली स्क्रीनिंग कर लें और कैरियर आइडेंटिफाई कर लें और उनको ये बता दिया जाए कि आपका होने वाला पार्टनर कैरियर नहीं होना चाहिए, तो हम थैलेसीमिया मेजर बच्चों से की बर्थ से
को ख़त्म कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। जी सोहा। ठीक है, आफ्ताब साहब ये भी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जो आपने डिस्क्राइब की है, माशाल्लाह अगर सुंदस फाउंडेशन की हम बात करें तो दे आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, क्योंकि अगर आप नेटवर्क की बात करें तो एक ह्यूज नेटवर्क है, खून कलेक्ट करना, बच्चों का लगाना, तब्दील करना, ये सारा प्रोसीजर बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सर अगर हम सर्विस की बात करें और हम अगर बात करें आपकी अवेयरनेस जनरेट करने की, तो जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ पर अवेयरनेस जनरेट भी करते हैं। एक इनफरादी जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हरमीत की, हम सबकी भी है कि अगर हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि इनके थ्रू हम ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं उन तमाम लोगों को, चाहे वो कश्मीर साइड से हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि डाइवर्सिटी होती है, हर जगह से लोग आते हैं। इस वाले से अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप शादी पे निकाह को देख रहे हैं, निकाह नामे को देख रहे हैं, तो आप ये भी फ़र्ज़ कर लें कि आपने अपना टेस्ट भी कराना है, स्क्रीनिंग भी करानी ही करानी है। आप क्या समझते हैं कि इन प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है? आप लोग इस तरह के सेमिनार कंडक्ट करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं जी। हमारा एक सन मैक प्रोग्राम है जिसके थ्रू जितने भी हमारे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं उनकी फैमिली की हम स्क्रीनिंग हमने शुरू की हुई है 2005 से, और अब तक 25,000 तकरीबन फैमिलीज़ की हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं सुंदस फाउंडेशन। इसके अलावा जी एक बुकलेट इंशाल्लाह अनकरीब हम पब्लिश कर रहे हैं जो इंग्लिश, उर्दू, सिंधी और पश्तो ज़बान में होगा, जिसमें थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया के मूजी असरात क्या हैं, इनके पेशेंट्स और फैमिली पे क्या गुजरती है, और ब्लड डोनेशन के क्या फ़वाइद हैं, कैसे होती है, क्या उसका तरीक़ाकार होता है। ये हम इंशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में 10-10 और 20-20 कॉपियाँ रख देंगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा जी सेमिनार्स होते रहते हैं हमारे, ब्लड डोनेशन कैंप्स जब भी होता है किसी यूनिवर्सिटी में तो उससे 1 या 2 दिन पहले हम सेमिनार करते हैं अवेयरनेस के ऊपर थैलेसीमिया की और ब्लड डोनेशन की। हमारा अभी रिसेंट हो रहा है इस्लामाबाद सेंटर के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जो है वो 12 को एक सेमिनार करके अवेयरनेस पैदा करेंगे। अच्छा हमारे पास अगर एरियाज हम देखें, एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि जी आप कंटिन्यू करें हरमीत, आप कंटिन्यू करें। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो खर्चा, अगर मैं सुंदस फाउंडेशन जैसा फलाई इदारा ना होता या दीगर इदारे ना होते तो इस पर कितना थैलेसीमिया पेशेंट पर खर्चा आता है, और दूसरी बात इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि हम ब्लड डोनेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि गलियों कूचों में, मुख्तलिफ पार्कों में हमें ये लोग डोनेशन के नाम पर कैंप लगे होते हैं। तो किस तरह इसका अंदाज़ा हो सकता है कि आया ये मामला दुरुस्त तरीक़ाकार इनका ठीक है, या ये वाकई में ये डोनेशन जो है ये अमल वाकई में ये शफाफियत का अमल है, या हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि यही ब्लड अस्पतालों में, दीगर जगहों में बड़ा आसानी से बेचा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? पहला पार्ट जो है आपका सुंदस फाउंडेशन का, वो ख़र्चा जो है जैसे जैसे ये डॉलर और रुपया, पाकिस्तानी रुपया में फ़र्क ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह इसका जो एक्सपेंडिचर पर मंथ पर पेशेंट है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। ये जो 30,000 के करीब था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, अब इस वक्त 50,000 हो गया है। और इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि हर बच्चे को तकरीबन 3 से 4 दफ़ा खून की ज़रूरत होती है महीने में। अच्छा। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जब हम बैग लेते हैं, बैग लेने से लेके कैंप लगाने तक, स्क्रीनिंग, ग्रुपिंग, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन, उस पर तकरीबन 8,000 का खर्चा आता है। सो 24 से 32,000 तो ये हो गया पर मंथ ट्रांसफ्यूजन का खर्चा। इसके अलावा जब ये ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन होती है ब्लड की तो इनके अंदर आयरन की ज़्यादती हो जाती है, और कुदरती तौर पे इस वक्त कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि आयरन को शट ऑफ किया जाए। तो उस आयरन को शट ऑफ करने के लिए हम इनको औरल और इंजेक्टेबल मेडिसिन देते हैं ताकि इनका आयरन कंट्रोल में रहे। अदरवाइज़ ये जो एक्सेसिव आयरन अमाउंट है ये उनके वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब करती है, तबाह करती है और डैमेज करती है, और ये किडनी, हार्ट, लिवर, और इसलिए फिर इनकी उम्रें जो हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 20 साल के करीब है। प्राइवेट जो ब्लड बैंक्स है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। इधर हमारे पिंडी में मरी रोड पे काफ़ी ब्लड बैंक्स हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं इस शोबे में
अपन मुंसलिक हूँ और मैं इन्वॉल्व हूँ, मैंने आज तक इनका कोई ब्लड कैंप होते हुए नहीं देखा। तो इनको ब्लड कौन मुहैया करते हैं? ये ब्लड बेचते हैं 8-8 हज़ार रुपये का नीडी लोगों को, पुअर गरीब लोगों से वो लेते हैं और 8 हज़ार में वो देते हैं। तो ये पिलफरेज हो रही है जी। मैं इस पर कोई आड़ नहीं है मुझे कहने में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जहाँ पे एक बोतल की ज़रूरत होती है ये लोग 3-3, 4-4 बोतलें लेते हैं और फिर बाद में इन्हीं बैंक्स को ये लोग बेचते हैं। सुंदर फाउंडेशन का खासा है कि जी हम हर साल 30,000 के करीब बैग कलेक्ट कर रहे हैं और 30,000 ही हम लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, और आज तक एक पैसा नहीं लिया हमने। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, उस पर टेलीफोन नंबर्स अवेलेबल हैं हर शहर के सेंटर के, वो हमें कॉल करें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देंगे। ज़बरदस्त जी, बहुत अल्लाह जी। सोहा, ठीक है आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जितनी भी बातें आपने की है मैं उसको कंक्लूड करना चाहती हूँ कि ठीक है सुंदर फाउंडेशन और ऐसे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इनफरादी जिम्मेदारी की बात की जाए तो हम पर भी ये आयद और फ़र्ज़ होता है कि जब हम अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि अपनी स्क्रीनिंग और अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान का इस हवाले से ख्याल रखें कि ये आपकी पूरी नस्ल का सवाल है। ब्लड डोनेट करें, अतिया करें, ये भी आपका फ़र्ज़ होना चाहिए। तो अपने बन पर जो हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। यही मकसद था इस सेगमेंट को करने का। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आखिरी वनडे सीरीज अगर हम बात करें तो उसमें तो आखिरी मैच में हो गई हमें शिकस्त, लेकिन वी हैव अदर थिंग्स टू सेलिब्रेट विद यू गाइस, क्योंकि अगर हम बात करें आईसीसी रैंकिंग की तो तीसरी पोजीशन पर हम पहुंच गए। बाबर आजम की हम अगर वनडे की सेंचुरी की बात करें तो वो भी मुकम्मल हो गई है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ग्रेजुअली हम अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एनसाइक्लोपीडिया है स्पोर्ट्स का, तो इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सोहा, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और सर ये कहिएगा कि अब हमने वैसे बहुत सारी डिस्कशन शुरू में भी की है, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट्स देने के लिए भी ना। बाबर आजम की आपको पता है वनडे की सेंचुरी भी हो गई है, 2015 से उन्होंने अपना करियर आगाज़ किया, उस डेब्यू की वीडियो भी बहुत वायरल हुई, फिर हमने रैंकिंग भी अपनी बहुत अच्छी कर ली है। तो आपको क्या लगता है ग्रेजुअली हम अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, या आपको क्या लगता है कहाँ थोड़ा सा काम करना बाकी रह गया, बस थोड़ा सा? देखिए सोहा, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गियर अप हो रही है, क्योंकि सितंबर में एशिया कप है और फिर 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप है। 25 मार्च 1992 के बाद से हम आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीते, एक ही वर्ल्ड कप जीते। तो पाकिस्तान के लिए जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अब आप देखें एहसानुल्लाह जैसा बॉलर जो है वो बाहर बैठा है, कभी नसीम शाह को रेस्ट कराते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, और चूंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप एशियाई विकेटों पर होना है तो उस लिहाज से भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी सीरीज ये साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से हम सिर्फ 48 घंटे तक आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम रहे, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। परसों 10 मई को आईसीसी अपनी एनुअल रैंकिंग जारी कर रहा है और तवक्को यही है कि या तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ जाएगा या फिर ये कि पाकिस्तान पहले नंबर पर भी आ सकता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू दीज गाइस कि इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और टीम जो है वो बेहतर। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बहुत अच्छा तज़किया आप दे रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, बतौर खिलाड़ी और बतौर कप्तान कैसे देखते हैं बाबर आजम को? जिस तरह उन्होंने बड़े कमाल की शानदार जो है बड़े तेज़ तरीन 5000 रन भी बनाए और पूरी दुनिया में बड़े बड़े सुपरस्टार सर उसके मैदान निकले सर। देखिए हरमीत, अगर देखा जाए तो बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, पहले अजहर अली थे फिर बाबर आजम बने, तो उसके बाद से वो सीख रहे और लग यही रहा है कि बाबर आजम जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम को हटाओ तो अब किसको लेकर आएंगे, मेरे ख्याल में इसको छेड़ना मुनासिब नहीं है। 97 इनिंग्स में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 5000 रन स्कोर किए। 2015 में जब उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया, मैं वहां मौजूद था, 18 सेंचुरियां बाबर आजम बना चुके हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। पाकिस्तान को नंबर 1 टीम उन्होंने बना दिया, बेशक 48 घंटे के लिए रही, लेकिन क्रेडिट शुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम बाबर आजम। और बाबर आजम को मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। एज अ बैट्समैन वो फ्रॉम द फ्रंट से लीड कर रहे हैं।
आप देखें कल वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हुई, पाकिस्तान मैच हार गया। लेकिन यही है कि बाबर आजम अगर आगे की तरफ और इम्प्रूव करेंगे, जो हमारा तज्जिया है, जो तज्जियाकारों की राय है कि विद द पैसेज, जब इमरान खान 1982 में कप्तान बने थे मियां दाद की जगह, तो कहाँ उनकी इतनी कप्तानी में जान थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इम्प्रूव किया। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम इज डूइंग वेरी वेल। अच्छा सर, एनालिटिकली अगर देखा जाए तो आपकी सर सोच अगर भी इस और देखने सीरीज का की बात तरीका की भी जो जाए है। तो हमने देखा कि तमाम तर स्क्वाड में से शामिल बहुत सारे खिलाड़ियों को बड़ा चांस दिया गया, तो कौन से खिलाड़ी को आप मुस्तकबिल में देखते हैं कि टीम के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा सर? देखिए 17 खिलाड़ियों को इस सीरीज में, वनडे सीरीज चूंकि होम सीरीज थी, 17 खिलाड़ियों को मौका दिया गया। इन्होंने शादाब खान को भी आजमाया, उसामा मीर को भी आजमाया। तो शादाब खान के लिए खतरा है उसामा मीर, और अच्छा है, हेल्थी कंपटीशन होगा। उसामा मीर ने पिछले मैच में जो चौथा मैच था 3 विकेटें ली थी, कल भी वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आउट हो गए इफ्तिखार के साथ। और शादाब खान तो खैर 2017 से खेल लें, तो एक तो ये कंपटीशन हो गया। दूसरे एहसान उल्लाह को हमने सिर्फ एक मैच खिलाया। एहसान उल्लाह में बड़ा पोटेंशियल है, उसकी हाइट है, उसकी पेस है, तो उसको आइंदा आने वाले मैचेस में हमें उसे ग्रूम करना चाहिए। हसनैन को हम लेकर आए थे, हसनैन बिल्कुल गायब हो गया। शाहनवाज दहानी की फिटनेस का प्रॉब्लम था। दूसरे ये कि उनको सेल्फीज लेने का बड़ा शौक था। वो आजकल जिम्बाब्वे गए हुए हैं पाकिस्तान की शाहीन ए टीम के साथ। तो हमारे पास प्लेयर्स हैं। फिर मिडिल ऑर्डर हमारे लिए असल मसला है। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे मिडिल ऑर्डर में। सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की, कल भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। तो सलमान अली आगा जो है वो यकीनन आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये एशियाई विकेटों पर, मैं फिर कहूंगा वर्ल्ड कप और एशिया कप हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। फिर शान मसूद को आपने एज एन ओपनर खिलाया, तो शान मसूद ने भी चौथे मैच में 44 रन स्कोर किए, कल वो 7 रन बना सके। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन चुका है। सर एनालिटिकल अप्रोच अगर आपकी देखी जाए तो ऑब्वियसली यू हैव लाइक आइज ऑन एवरीथिंग। अगर इर्द गिर्द की चीज़ों की बात करें, रिप्लेसमेंट की आपने बात की कि अगर बाबर आजम को हटाने की बात की जा रही है तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो बहुत सारे हमने क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को आता हुआ देखा है। आप शाहीन शाह अफरीदी को कहाँ एडजस्ट करते हुए देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि रिप्लेसमेंट हो सकती है अगर हम इसको किसी न किसी तरीके से गियर अप करें पूरी टीम को? तो देखिए अभी सोहा, शाहीन शाह अफरीदी ने अभी शुरू किया है, अभी उनको खेलने दें। उन्होंने अच्छी कप्तानी की, 2 मरतबा लाहौर कलंदर्स को उन्होंने PSL का चैंपियन बनवाया। लेकिन उनको साथ रखा जाए, अभी अचानक उन पे लोड ना डाल दिया जाए, क्योंकि बीच में वो अनफिट हो गए थे, फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार थे, फिर पाकिस्तानी टीम में वापस आए, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी अनफिट हो गए थे। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी फ्यूचर का एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन बाबर आजम चूंकि अभी खेल रहा है, इन फॉर्म है। रिजवान का पता नहीं कि रिजवान कब रिटायर हो, लेकिन बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। बाबर तो लीड कर रहा है, शाहीन शाह सर यहाँ से आपसे 2 खिलाड़ियों का जिक्र करना चाहूंगा सर। अगर इस सीरीज की बात की जाए, एक तरफ हम रिजवान को देखते हैं तो हम उनको देखते हैं कि T20 में तो बड़ा कमाल कर जाते हैं, लेकिन वनडे में हमें वो बड़े सुस्त से नजर आए, उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन इसी के साथ साथ इफ्तिखार के बारे में क्या कहेंगे सर? बड़ा कम मौका उनको मिला है वनडे में सर। देखिए हरमीत इफ्तिखार ने 2015 में अपने करियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था। 8 साल का अरसा हो गया, कल उन्होंने 12वां मैच खेला। आप अंदाजा लगाएं, 8 साल में 12 मैच। और फिर उसके बाद इफ्तिखार ने कभी कोई निस्फ सेंचुरी बनाई नहीं थी, हाईएस्ट 32 नॉट आउट था, कल उन्होंने 94 नॉट आउट कर दिया। अब उनका तजुर्बा आ गया है, अगरचे उनकी उम्र वो कहते हैं 32 बरस है, और खिलाड़ी भी उन्हें चाचा इफ्तिखार कहकर पुकारते हैं। वो खुद भी अब अपने आप को चाचा कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। तो इफ्तिखार को, इनको, उनकी तो किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई, वरना वो तो 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल ही नहीं थे। वो तो हारिस सुहेल अनफिट हो गए शोल्डर इंजरी की वजह से, और इफ्तिखार आ गए और आकर उन्होंने परफॉर्म किया। इफ्तिखार जो है वो तजुर्बाकार है, उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग को भी यूटिलाइज करना चाहिए। मिसबाहुल हक कहते थे ना कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो इफ्तिखार एक अच्छा, हमारे लिए मिडिल ऑर्डर में एक तजुर्बाकार खिलाड़ी शामिल होगा, अच्छा होगा। रिजवान की आपने बात की, अब रिजवान ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। कभी वो कहते हैं मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं चौथे नंबर पर बैटिंग करूं, लेकिन जो है वो कप्तान और टीम मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि मैं नीचे जाऊं। तो रिजवान अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन T20 में कर रहे हैं। आपने हरमीत बिल्कुल सही कहा, वनडे में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, पैचेस में। तो मेरे ख्याल में हारिस को ग्रूम करना चाहिए। अगर एज अ विकेट कीपर आप लेकर आ रहे हैं, उसे ऊपर खिलाएं, उसे चौथे मैच में खिलाया, नीचे खिलाया।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो टीम कॉम्बिनेशन बनेगा, जो हमारे मिर्जा साहब एक और चीज आपने देखा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी जब बड़ी अच्छी बैटिंग में हमने उनको देखा है और कल भी आपने देखा, तो उसमें हमने ये देखा कि उस पर बड़ी तनकीद की गई और कहा गया कि इनको फोकस करना चाहिए अपनी बॉलिंग पे ना कि बैटिंग पे। आप क्या कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी को सर? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी अभी बेसिकली इज अ बॉलर। उनके भाई रियाज अफरीदी भी पाकिस्तान से एक टेस्ट मैच खेले थे और उनकी जो वो कसर पूरी कर दी शाहीन शाह अफरीदी ने। वो आईसीएल में, इंडियन क्रिकेट लीग में रियाज अफरीदी चले गए थे, जिसके बाद से उनका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन उनका छोटा भाई उसमें बड़ी उन्होंने मेहनत की। तो अब वो शाहीन शाह अफरीदी का बेसिक काम बॉलिंग है, ठीक है। आइंदा आने वाले वक्त में वो अपनी बैटिंग में और तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा T20 जो मैच हम हारे लाहौर में, इफ्तिखार से पहले शाहीन शाह अफरीदी को, फहीम अशरफ को, शादाब खान को भेज दिया गया। तो ये गलत है। मेरे ख्याल में उनको अभी वक्त देना चाहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। शाहीन शाह अफरीदी में बड़ा पोटेंशियल है, उन्होंने प्रूव किया। फाइटर क्रिकेटर है, अग्रेशन है उनमें, फास्ट बॉलर में अग्रेशन होता है। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्त में उन्हें, अभी तो बॉलिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए, आइंदा आने वाले वक्त में वो बैटिंग पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सर 12 साल बाद हमने सीरीज जीती है और हमने इसको काफ़ी चेरिश भी किया। आप इसे किस तरह से देखते हैं और ख़ासतौर पर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उस पर क्या आप एनालिसिस देंगे? देखिए, जो टीम थी ना सोहा, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें, न्यूजीलैंड की टीम में 9 टॉप के प्लेयर्स नहीं थे। चाहे उनके साबिक कप्तान केन विलियमसन जो थे वो इंजर्ड हो गए आईपीएल में, वो नहीं थे। डेवन कॉनवे नहीं थे, ग्लेन फिलिप्स नहीं थे, टिम साउदी नहीं थे, ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, और फिर उनके जो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर, वो नहीं थे, शूटर्स नहीं थे, ब्रेसवेल नहीं थे जी। वो सारे के सारे जो थे वो आईपीएल खेल रहे थे। उसके बावजूद कीवी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज 2-2 से बराबर की और आखिरी एक कॉन्सोलेशन उनकी विक्ट्री थी, आखिरी पाकिस्तान के खिलाफ जीते। तो मैं समझता हूँ कि कीवी टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिन नए लड़कों के साथ टॉम लेथम ने जो परफॉर्म किया, टॉम लेथम के वालिद रॉड लेथम भी न्यूजीलैंड से खेल चुके थे, तो उनके लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में कीवी टीम के पास बैकअप टैलेंट है कि अगर 9 लड़के नहीं है तो बैकअप में हमारे अगर 9 लड़के मेन चले जाए तो फिर हमारा क्या हाल होगा। तो हमें इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए आइंदा आने वाले वक्त में बैकअप टैलेंट को बनाने में। सर तवज्जो की आप बात कर रहे हैं, मैंने जैसे पहला सवाल आपसे किया था कि कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रेजुअली हम उसकी तरफ जा रहे हैं। व्हाट एल्स वी नीड टू ऐड इन द टीम और परफॉर्मेंस और समथिंग, जो आप सजेस्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें अगर ऐसी हो जाएं तो वी कैन गेट अ परफेक्ट तो नहीं कह सकते, खैर परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम वो चीज़ जो हम काफ़ी अरसे से पिछले चाह रहे थे और काफ़ी हमने देखा कि बाबर आजम भी ऑफ चले बहुत सारी सीरीज़ में और हमने उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया, अब उनको चेयर अप भी कर रहे हैं, गेयर अप भी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट एल्स यू ऐड इन दिस कॉम्बिनेशन की अगर वो हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे वहां जो हम चाहते हैं? सोहा, हमें मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बैट्समैन की जरूरत है। हमारे पास हम जो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो सारे ओपनर्स हमने भर्ती किए हैं। फखर जमान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, शान मसूद भी इनिंग्स ओपन करते हैं, इमाम उल हक भी इनिंग्स ओपन करते हैं, फिर बाबर आजम भी करते रहे, रिजवान भी करते रहे, हारिस भी करते रहे। तो इतने सारे ओपनर्स हमने रख लिए। मिडिल ऑर्डर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक को हमने ट्राई किया, वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। आगा सलमान ने अच्छा परफॉर्म किया, इफ्तिखार ने अच्छा परफॉर्म किया। असल हमारे लिए जो लम्हे फिक्रिया है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग की नाकामी है। अगर ऊपर से आप देखें, कल 66 रन में 4 आउट हो गए थे, तो क्या हुआ? प्रेशर आ गया। वो तो इफ्तिखार अगर 94 की इनिंग्स नहीं खेलते तो पाकिस्तान इतना करीब नहीं आता। 42 रन से पाकिस्तान हारा है। तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर अगर ये सही रखे तो मिडिल ऑर्डर जो है वो बैकबोन होगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की और पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ। इनका एनालिसिस हमेशा बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन आज उन्होंने कंक्लूड किया वो ये कि ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बेहतरी की जानिब जा रही है। टीम की बात की जाए, अपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए, सीरीज़ की बात की जाए, कॉम्बिनेशन की बात की जाए, बट ऑल दो व्हाट एल्स वी नीड, मिडल ऑर्डर पर काम करने की हमें अशद ज़रूरत है। तो इसका अगर हम उस पर काम कर लेंगे तो शायद आगे जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए हम 92 की जो यादें हैं उसको ताज़ा कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्रिकेट टीम को हमारी तरफ से। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे आप कल। होपफुली कि आपका मंडे, उसका दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा और पूरे वीक के लिए जो आपने काम करने उसके आपने लाइन अप कर लिया होगा, बिकॉज आज का काम कल पे आपने नहीं छोड़ना, आज ही करना है, बिकॉज लिव इन द मोमेंट इज़ एवरीथिंग। आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द आपसे मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।